एसपी साहब अपने आवास से थाने के लिए निकलते हैं अपनी कार में बैठ करके। तो थोड़ी देर चलने के बाद उनकी जो कार होती है वो पंचर हो जाती है। ड्राइवर जो कहता है कि सर गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है, तो एसपी साहब बोलते हैं कि मैकेनिक को फ़ोन कर लो। मैकेनिक को जब फ़ोन किया जाता है तो मैकेनिक का कहना होता है कि वो 1 घंटे में पहुंच पाएगा। दोस्तों फिर उनकी मजबूरी थी मैकेनिक का इंतज़ार करना, तो फिर वो मैकेनिक का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के दौरान एसपी साहब को भूख लगती है बड़ी तेज़, तो वो एसपी साहब बोलते हैं अपने ड्राइवर से कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, यहाँ आसपास कोई अगर खाने पीने की व्यवस्था हो तो तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। तो जो ड्राइवर था उसे मालूम था, क्योंकि वो उस रास्ते पर अक्सर जाया आया करता था, तो उसे पता था कि एक महिला है जो 500 मीटर की दूरी पर रेहड़ी लगा करके वहाँ पराठे बनाती है और पराठों को बेचती है। तो वो एसपी साहब से बोल देता है कि ठीक है सर, मैं आपके लिए अभी खाना लेके आता हूँ। तो वो जाता है और रेहड़ी वाली औरत से खाना लेके आता है। दोस्तों वो खाने में 8 पराठे लेकर के आता है। एसपी साहब को 4 खिलाता है और 4 खुद खाता है। एसपी साहब उसके पराठों को खाने के बाद में उसकी तारीफ करते हैं पराठे बनाने वाले की, कहते हैं कि बहुत ही अच्छे पराठे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे हैं। तो वो ड्राइवर से पूछते हैं कि कहाँ से लेके आए हो इन पराठों को, बड़े ही स्वादिष्ट हैं, जाने पहचाने लग रहे हैं। तो बोलता है कि सर जी, ये जो पराठे हैं वो 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से एक महिला है, एक औरत है जो कि बहुत स्वादिष्ट बनाती है, अपनी रेहड़ी पर बेचती है। तो एसपी साहब बोलते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं, अब हम ही इन्हीं से पराठों को खाया करेंगे। दोस्तों बस इसके बाद में वहाँ मैकेनिक आता है, गाड़ी का पंचर ठीक करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। एसपी साहब अपने थाने चले जाते हैं। दोस्तों फिर ऐसे ही चलता रहता है। एसपी साहब अब जब आप कभी अपने एसपी ऑफिस में होते तो लंच में जो खाना खाते वो उन्हीं पराठों को खाते, वो अपने ड्राइवर से उन्हीं पराठों को मंगाया करते। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन जब एसपी साहब थाने की निगरानी के लिए जब उसी रास्ते से होकर जाते हैं, तो वो उनकी नज़र थी उस महिला पर पड़ती है, उसकी रेहड़ी वाली पर पड़ती है। तो उसे देखने के बाद वो थोड़ा सदमे में आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये जो लड़की है शायद ये उनकी तलाकशुदा पत्नी है। दोस्तों वो शक करते ही हैं। फिर इसके बाद में वो सोचते हैं कि वो रेहड़ी क्यों लगाएगी, पराठे क्यों बनाएगी, उसके पास तो बहुत सारा पैसा था, उसके बाप के पास बहुत सारा पैसा था। बस दोस्तों इसी कन्फ्यूजन को वो सोच लेते हैं और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर वो एसपी ऑफिस में ही अपने उस ड्राइवर से बोलते हैं कि तुम उस महिला से उसका नाम और उसके पिता का नाम पूछ करके आना। इसके बाद में दोस्तों वो ड्राइवर उस महिला से उसका नाम पूछता है और उसका नाम पूछने के बाद उसके पिता का नाम पूछता है और अपने एसपी साहब को बताता है। और एसपी साहब को जब वो नाम बताता है तो एसपी साहब नाम सुनने के बाद में चौंक जाते हैं, चकाचौंध हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एक लड़की जो इतने रईस घराने की थी और एक गवर्नमेंट परिवार से थी, वो लड़की आज दर दर के ठोकरें खा रही है और रेहड़ी लगा करके पराठे बेच रही है। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं थी, वो लड़की इन एसपी साहब की तलाकशुदा पत्नी आयुषी थी। जब उन्होंने आयुषी को इस हालत में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। फिर वो आयुषी को अपने एसपी दफ्तर में बुलाते हैं। उसके बाद जो हुआ ये कहानी बहुत ही सुनने लायक है, बहुत ही रोमांचक है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आयुषी जो थी वो ग्रेजुएशन में थी और जो एक कुलदीप नाम का लड़का था वो भी ग्रेजुएशन ही कर रहा था। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये जो आयुषी होती है ये एक एसएचओ की बेटी होती है, जो कि उस शहर का एसएचओ था, इंस्पेक्टर था। और जो कुलदीप था ये गरीब था और इसके माता पिता नहीं थे, ये अनाथ था और अपना रोजगार करके अपना काम धंधा कर करके पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों आयुषी को पता था कि ये अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है, फिर भी वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। दोनों की ऐसे ही फ्रेंडशिप और ऐसे ही लव चलता रहता है। और जो लव चलता है तो सभी को एक ना एक दिन पता चल जाता है। वही हिसाब हो जाता है कि पता सबको था लेकिन बताते किसी को नहीं थे। जब पता सबको चलता है तो कहते हैं कि दीवारों को भी कान होते हैं। तो ये बात एसएचओ तक पहुंच जाती है, आयुषी के पिता तक। तो आयुषी के पिता तक ये बात जब पहुंचती है तो वो अपनी बेटी को बुलाते हैं और उससे उस लड़के के बारे में पूछते लगते हैं, कुलदीप के बारे में। कुलदीप के बारे में पूछते हैं तो आयुषी बताती है कि पिताजी वो मेरे साथ पढ़ता है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो आयुषी के पिता एसएचओ साहब बोलते हैं कि
ठीक है, अगर तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहती हो तो बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगा। दोस्तों, जो एसएचओ साहब थे वो एक बड़े ही सज्जन पुरुष थे, एक ईमानदार थे और जात पात में भेदभाव नहीं मानते थे, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं मानते थे। वो केवल ये समझते थे कि अगर लड़का अच्छा हो तो उनकी बेटी का शादी कर सकती है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। तो फिर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, अगर उसने मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। इसके बाद में आयुषी घबरा जाती है कि सवालों के जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा कुलदीप। तो वो फिर कुलदीप को बुलाती है, अपने पिता से मिलवाती है। कुलदीप से एसएचओ साहब अजीब तरह के सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं कि बेटा, शिक्षा जीवन में कितनी जरूरी है, और अगर तुम्हारे जब बच्चे होंगे तो तुम उन्हें शिक्षित करोगे या नहीं करोगे। तो कुलदीप बोलता है कि साहब, पिताजी, जो शिक्षा है वो एक ऐसी चीज है जिसके बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर मनुष्य शिक्षा नहीं पाएगा तो वो एक बैल की भांति है, एक जानवर की भांति है। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो उसका जीवन में व्यर्थ है। चाहे शिक्षा ये चीज नहीं है कि शिक्षा को हासिल करके आप कोई जॉब ही हासिल करना चाहते हो। शिक्षा जो होती है वो एक इंसान को जीने का ढंग सिखाती है कि उसे किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारनी है। दोस्तों, फिर बस इस कुलदीप के जवाब को सुनने के बाद में एसओ साहब उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव करने लगते हैं, उसे इस जवाब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर उसके बाद में इन दोनों की शादी करने की बात करते हैं। पिता की बात सुनने के बाद में आयुषी बड़ा ही खुश होती है और फिर 2 महीने के बाद जब शादियों का सीजन आता है तो फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद दोनों की जो लाइफ थी वो अच्छी तरह से सेटल हो जाती है। जो कुलदीप था ये अभी भी अपनी खुद की कमाई से पढ़ाई कर रहा था। तो एसएचओ साहब कुलदीप से बोलते हैं कि बेटा, तुम्हें अब कमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो एसएचओ साहब थे उनकी केवल एक ही इकलौती बेटी थी आयुषी। उनका कोई भी बेटा नहीं था, आयुषी का कोई भी भाई नहीं था, ना ही कोई छोटी बड़ी बहन थी। तो वो कुलदीप को समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब हमारे घर आ जाओ, तुम हमारे अब घर जमाई बन जाओ और हमारे पैसों से ही पढ़ लिखो। दोस्तों, जो कुलदीप था वो बहुत ही खुददार था, तो वो पिताजी को समझाता है कि पिताजी नहीं, मैं आपकी संपत्ति से पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं खुद की कमाई से पढ़ाई करूंगा और खुद की कमाई से ही अपने घर बनाऊंगा और अपने घर में आपकी बेटी को रखूंगा। दोस्तों, आयुषी भी समझाती है कुलदीप को कि पिताजी जो कह रहे हैं उसे मान लो, कब तक कमाओगे और मेहनत करके केवल अपना जीवन का गुजारा हो सकता है, अच्छे अच्छे घर नहीं बनाया जा सकता, मनपसंद जगहों पर घूमा नहीं जा सकता। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनने के बाद में कुलदीप जो था वो अपनी पत्नी आयुषी को समझाता है, लेकिन आयुषी के समझ में नहीं आता। आयुषी जिद करने लगती है तो कुलदीप को अब मानना पड़ता है, जिसके बाद में वो अपने ससुर और अपनी पत्नी के साथ में घर जमाई बनकर के रहने लगता है। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है और चलते चलते 1 वर्ष का समय गुजर जाता है और 1 वर्ष का जब समय गुजर जाता है तो जो ये कुलदीप होता है इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। एक दिन कुलदीप को आयुषी अपने साथ एक एमएलए के बेटे के बर्थडे पार्टी में लेकर के जाती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सभी लोगों से एक एक करके इंट्रोड्यूस कराती है तो फिर वो एमएलए के बेटे से भी इंट्रोड्यूस कराती है। एमएलए के बेटे से बोलती है कि इनसे मिलो, ये मेरे पति हैं कुलदीप। तो जो एमएलए का बेटा निखिल होता है वो उससे हाथ नहीं मिलाता है और हाथ न मिलाते हुए उससे उसकी बुराई करने लगता है। कहता है कि ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा कहाँ स्टैंडर्ड है और इसका कहाँ स्टैंडर्ड है, तुम कहाँ में ही इसके साथ रह रही हो और अपनी जीवन को व्यतीत कर रही हो बेकार में ही। तो दोस्तों, ये बात जो थी कुलदीप को कहीं ना कहीं बहुत ही आघात पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है। तो कुलदीप उस दर्द को सहता है अंदर ही अंदर। जो आयुषी होती है वो अपने पति के दर्द को नहीं सहती है कि उसके पति की बेइज्जती हो रही है, उसे वहां से तुरंत निकलना चाहिए या फिर उस निखिल को मुंह पर ही जवाब देना चाहिए। दोस्तों, वो इन चीज से कुछ भी मतलब नहीं रखती है। उल्टा जब एसएचओ की बेटी जब निखिल के द्वारा अपने पति की बेइज्जती सुनती है तो वो ठहाके मार के हंसने लगती है और फिर जो निखिल था उसकी बातों से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तो उससे वो नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है और उससे प्यार करने की कोशिश करती है। जो निखिल था वो भी
एसएचओ की बेटी आयुषी की तरफ अग्रसित होता है और उसे अपनी चाह में, उसे अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश करता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक लड़की जो होती है वो हमेशा बेहतर की तलाश में होती है, और जो एक लड़का होता है वो कभी भी बेहतर की तलाश में होता ही नहीं। वो एडजस्ट करना चाहता है कि जो उसके पास है वो उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो कभी भी एडजस्ट करने की सोचती ही नहीं है। वो सोचती हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छा चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई लड़की को कोई श्रृंगार की चीज दे दी जाए जो कि उसकी मन पसंद है, अगर उससे अधिक पैसे में चाहे और उससे अधिक बढ़िया चीज उसे मिल जाए, तो वो उस पसंदीदा चीज को भूल जाएगी और उस नई चीज से श्रृंगार करने लगेगी। दोस्तों, ऐसा ही होता है आयुषी के साथ में। आयुषी भी अपने पति को, कुलदीप को भूल जाती है और उससे दूर रहने लगती है। इसके बाद में जब कुलदीप कभी भी आयुषी के पास में जाता, उससे बातचीत करने की कोशिश करता, उससे प्यार करने की कोशिश करता, प्यार जताता, तो आयुषी उससे अलग हो जाती, दूर हो जाती। उल्टा उसे डांट देती है, कहती है कि तुम मेरे पिताजी के पैसों पर ही पले बढ़ते रहते हो, यहीं पे पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात कुलदीप को बहुत ही ठेस पहुंचाती है और कुलदीप अपने मन में सोचने लगता है कि एक इंसान अचानक से कैसे बदल सकता है। अगर कोई इंसान अचानक से बदल जाता है तो इसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होती है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो कुलदीप होता है वो अपनी पत्नी का पीछा करता है, उस पर नजरें रखना शुरू कर देता है, क्योंकि जो मर्द लोग होते हैं केवल यही बात सोचते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं मुंह मार रही है। बस दोस्तों, जो शक था कुलदीप का वो सच साबित हो जाता है जब वो कुलदीप अपनी पत्नी आयुषी को निखिल के साथ संबंध बनाते देख लेता है। तो इसके बाद में दोस्तों वो वहाँ उनसे कुछ भी नहीं कहता, केवल छुपकर ही देखता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर के अपने ससुर एसएचओ साहब को बताता है। एसएचओ साहब फिर इसकी बातों को सुनने के बाद अपनी बेटी को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं। पूछते हैं बेटी से, क्या जो ये कह रहे हैं वो सही है। तो जो आयुषी होती है वो अपने पिता से बोल देती है गुस्से में आकर के कि हाँ, जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है और मैं इसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं निखिल से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपने आगे की ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में एसएचओ साहब ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हें कुलदीप से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए। तो जो आयुषी होती है वो अपने पिता की बातों को नहीं मानती है और अपने पिता से ही बोल देती है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहूँगी। दोस्तों, कुलदीप अपनी पत्नी की बातों को सुनने के बाद में थोड़ा डर जाता है, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती है और निखिल से प्यार करती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है और अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। तो दोस्तों, इसके बाद में आयुषी भी कहती है कि ठीक है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में आयुषी के पिता जो ससुर साहब थे कुलदीप के, वो कुलदीप से बोलते हैं कि बेटा, तुम चाहो तो मेरे ज़मीन में से 50% ज़मीन अपने नाम करवा सकते हो। तो कुलदीप बोलता है कि पिताजी, जब मैं आपका दामाद ही नहीं हूँ तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद में उन दोनों का तलाक हो जाता है। आयुषी अपनी शादी निखिल से कर लेती है, उसके साथ सेट हो जाती है और जो ये कुलदीप होता है ये भी अपना काम धंधा कर करके अपनी तैयारियों में जुट जाता है। कहीं ना कहीं वो बात कि पत्नी उसे क्यों छोड़कर चली गई, ये बात उसे चिंता में डाल देती है और कुलदीप ये सोचने लगता है कि उसकी पत्नी ने जिस वजह से छोड़ा है वो है उसका रुतबा, उसका ठाठ बाट। बस दोस्तों, अपने इस रुतबे को पाने के लिए वो जी जान लगा देता है और मेहनत करता है। वो यूपीएससी की तैयारी करता है और यूपीएससी की तैयारी करने के बाद वो एक एसपी ऑफिसर बन जाता है। लगभग उसे 2 साल का समय लगता है। दोस्तों, इन 2 सालों के भीतर जो आयुषी थी उसने निखिल से शादी कर ली थी और निखिल भी उसे प्यार नहीं करता था, केवल उसे अपने प्यार में फंसा करके उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता था। जब तलाक को 1 साल बीतता है तो 1 साल बीतने के बाद में जो आयुषी के पिताजी थे एसएचओ, तो वो उनकी जो एक एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में जान चली जाती है। जान जाने के बाद उनकी जो सारी संपत्ति थी वो इसके
आयुषी के नाम हो जाती है। और आयुषी के नाम होने के बाद में जो निखिल होता है वो आयुषी को अपने प्यार में और ज़्यादा पड़ने लगता है और उससे बेइंतहा प्यार करने का नाटक करता है। आयुषी जब निखिल के इस प्यार को देखती है तो निखिल फिर आयुषी को अपने प्यार में फंसा कर रखता है और उससे धीरे धीरे उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता है। दोस्तों, आयुषी भी अपने पति के प्यार में, निखिल के प्यार में अंधी हो जाती है। कहते हैं कि प्यार अंधा हो जाता होता है। बस इसी की वजह से वो अपने पति निखिल के नाम पर सारी संपत्ति को कर देती है। दोस्तों, जैसे ही सारी संपत्ति निखिल के नाम होती है, निखिल उसी दिन से उस आयुषी को डराने लगता है, धमकाने लगता है कि तुम्हारे अब कोई नहीं है। जब तुम अपने उस जी जान से ज़्यादा प्यार करने वाले उस कुलदीप की नहीं हुई तो तुम मेरी कैसे होगी। दोस्तों, बस इसी बात को कहते हुए निखिल उसे घर से धक्के दे करके बाहर निकाल देता है। अब आयुषी को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब उसे अपने अतीत के कुछ पुराने पन्ने पलटते हुए नजर आते हैं और वो गम की तनाही में खो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते उसे बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने जी जान से ज़्यादा प्यार करने वाले पति को आखिर छोड़ा तो छोड़ा क्यों। दोस्तों, अब वो पति के द्वारा निकाले जाने के बाद घर से दर दर की ठोकरें खाने लगती है। वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, क्योंकि उसमें इतना टैलेंट नहीं था कि वो, उसमें कोई स्किल्स नहीं थी कि वो कुछ अपना कर सके, तो इधर उधर भटकती रहती है। दोस्तों, स्किल्स के नाम पर उसमें एक टैलेंट था कि वो घर में बहुत ही अच्छे तरह की रसोई में बहुत ही अच्छे तरह के खाना बनाती थी, बहुत ही अच्छे तरह के पराठे बनाती थी। तो बस दोस्तों, अपने पेट के पालन के लिए वो अब पराठे बनाने का काम शुरू कर देती है। अपनी पराठे बनाने की एक दुकान खोलती है और दुकान खोलती है, रेहड़ी लेके आती है, ढकेल लेके आती है और उस पर पराठा बनाना शुरू कर देती है। पराठे का व्यापार जो था उसका बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि पराठे उसके बहुत ही स्वादिष्ट थे। जो एसपी साहब थे यानी कि कुलदीप, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो उसी शहर में हो जाती है जहाँ पर आयुषी पराठे बेचा करती थी। जब एक दिन एसपी साहब अपनी गाड़ी से थाने की निगरानी के लिए जाते हैं तो उन्हें पराठे दिखते हैं और पराठे देखते हैं तो उन्हें भूख लगती है और वो पराठे मंगाते हैं। दोस्तों, पराठे खाने के बाद उन्हें महसूस होता है कि ये जो पराठे हैं कहीं ना कहीं उनकी तलाकशुदा पत्नी के हाथ के हैं। दोस्तों, इसके बाद में वो अपने उस ड्राइवर से कहते हैं कि तुम उस महिला को पकड़ के लेके आओ। दोस्तों, इसके बाद में जो आयुषी होती है वो घबरा जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर में एसपी साहब उन्हें क्यों बुला रहे हैं, कहीं उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं कर दिया है, कहीं एसपी साहब को ये तो नहीं पता चला गया है कि उनकी लाइफ में उन्होंने किसी निर्दोष आदमी को धोखा दिया था। दोस्तों, इस बात को सोचते हुए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती है और फिर वो इसी हिचकिचाते हुए एसपी ऑफिस में पहुंचती है। एसपी दफ्तर में जब प्रवेश करती है तो एसपी साहब को जब अपने सामने पाती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर अंदर मुस्कुराहट भी होती है। फिर वो अंदर जाने के लिए इजाज़त मांगती है तो अंदर पहुंचती है। एसपी साहब उसे बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि यहाँ बैठो। दोस्तों, उसे सोफे पर बैठाते हैं और सोफे पर बैठाने के बाद वो उससे पूछते हैं कि विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन है, ऐसी हालत है, क्या हुआ तुम्हारी उस लाइफ को, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं अब जो तुम्हें आज ऐसी ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है ऐसी। तो जो आयुषी होती है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है फूट फूट करके और अपने सोफे से उठ करके एसपी साहब के पैरों में जाकर के गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया था। दोस्तों, वो माफ़ी इसीलिए मांगती है क्योंकि जब से तलाक हुआ, जब से निखिल ने उसे घर से निकाला, तब से वो प्रायश्चित के पश्चाताप करने की सोच रही थी कि जब भी पति देव कहीं मिलेंगे तो उनसे माफ़ी मांगूंगी, हाथ जोड़ करके उनके पैरों में गिर जाऊंगी। दोस्तों, वो आयुषी जो थी वो कुलदीप के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। तो कुलदीप उन्हें उठाता है और उनसे पूछता है कि छोड़ो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। दोस्तों, बताती है अपने पिताजी के बारे में कि तलाक के 1 साल बाद ही उनका एक्सपायर हो गए और उन्होंने जब निखिल से शादी की मैंने, तो निखिल ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी सारी संपत्ति जब्त कर ली। दोस्तों, इसके बाद में एसपी साहब उसे समझाते हैं कि
बुरे कर्मों का बुरा ही नतीजा होता है। अगर तुमने बुरे कर्म ना किया होते, कुछ अच्छे कर्म किए होते, तो शायद तुम्हारी ऐसी सी स्थिति नहीं हुई होती। दोस्तों, जो आयुषी होती है वो अपने किए पर पछताती है और एसपी साहब से बोलती है कि मुझे इस बात का पता है कि मैं आज इस स्थिति जलित हुई जो ज़िंदगी जी रही हूँ वो मैं खुद ही गुनहगार हूँ उसकी, और मुझे कोई भी अगर प्रायश्चित करने की ज़रूरत है मैं प्रायश्चित ज़रूर करूँगी, और तब से अब तक प्रायश्चित ही करती आ रही हूँ। दोस्तों, एसपी साहब जो थे वो पूछते हैं कि तुमने अभी तीसरी शादी की है या नहीं की है, या ऐसे ही ज़िंदगी को जी रही हो, तो बोलते हैं कि नहीं, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है। तो एसपी साहब बोलते हैं कि क्या अब तुम शादी मुझसे करोगी? दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में आयुषी कहती है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ जो तुमसे शादी करूँ। तो बोलता है कि इसमें कोई पवित्रता की बात ही नहीं होती है शादी में। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पहले भी करता था, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम मुझे हाँ बोल सकती हो। दोस्तों, अब ऐसा ऑफर कि सामने से ही पहला प्यार उससे शादी करने का प्रपोज रख रहा हो और वो उससे शादी ना करे, तुरंत से ही वो अपने पति तराशदा पति कुलदीप को हाँ बोल देती है, कह देती है कि शादी करूँगी। दोस्तों, इसके बाद में दोनों एक दूसरे से मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं और अपनी लाइफ को आगे बहुत ही अच्छी तरह से जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप में भरोसा रखें, आप जो हासिल करना चाहते हैं वो एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सुंदरता होती है ये केवल आपकी जवानी तक ही आपका साथ दे सकती है कि आप अपने प्यार को पा सकें। ये जो सुंदरता होती है ये आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं देती है। तो आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है कि अपने कर्मों को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है। आप अपनी सुंदरता को मत देखिए, क्योंकि आगे चल करके लोग आपकी सुंदरता को नहीं देखेंगे बल्कि आपको देखेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या किया है और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी जलील ना करें और ना ही किसी को धोखा दें। धोखा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक धोखा ऐसा होता है जिससे इंसान टूट जाता है, और एक धोखा ऐसा होता है जिससे इंसान को सबक मिलता है कि उसे जीवन में किन लोगों पर भरोसा करना है और किन लोगों पर भरोसा नहीं करना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी को धोखा न दें और अपना जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे फोकस के साथ करें और इस सुंदरता के पीछे न भागें और अपने कार्य की प्रगति पर चलें। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में बताइए कि कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।